तो आज हम ऑटो इम्यून हिमोलिटिक एनीमिया पढ़ेंगे, उसके दूसरे और पार्ट हैं वो सब पढ़ेंगे। अच्छा, ये हम लोगों ने तो याद किया था नहीं उस दिन, बोला था कि वैसे तो हम लोगों ने डिस्क्राइब किया था कि इनहेरिटेड कॉजेज एंड एक्वायर्ड कॉजेज, बट एक्वायर्ड कॉजेज में हमने क्या किया था, दो, इंट्रा कार्पस्कुलर एंड एक्स्ट्रा कार्पस्कुलर। नहीं, ये किया था। पीछे आवाज आ रही है भाई? पीछे वाले भी थोड़ा बहुत सुनते रहना। अच्छा, फिर बोला था कि क्योंकि ये हम लोगों को अप्रोच करने में अच्छा नहीं रहेगा, तो इसलिए हम लोगों ने बोला था कि दो मैकेनिज्म हो सकती है, या तो इम्यून हिमोलिसिस हो सकती है या नॉन इम्यून हो सकती है, यानी इम्यून मीडिएटेड हो सकती है या नॉट इम्यून मीडिएटेड हो सकती है। तो नॉट इम्यून मीडिएटेड को हम लोगों ने पढ़ लिया था, है ना। उसमें सबने पढ़ा था कि माइक्रोवेस्कुलर हिमोलिसिस होती है, मतलब टीएमए जिसको बोलते हैं। इसके अलावा कुछ ड्रग्स हो सकती हैं, उसका इसमें भी रोल है, खैर इम्यून में भी। इसके अलावा हम लोगों ने पढ़ा था कि कुछ और एबनॉर्मलिटी हो सकती थी। अच्छा, उसमें एक एक्वायर्ड के मोस्टली कॉजेज कैसे थे? एक्स्ट्रा कार्पस्कुलर, एक्सेप्ट वन, क्या चीज़? पीएनएच। तो वो हम लोगों ने डिटेल में पढ़ लिया था। नहीं, उसमें प्रेडोमिनेटली कैसी हिमोलिसिस होती थी। तो आज हम लोगों ने पढ़ना है इम्यून हिमोलिसिस। नहीं, अच्छा, जो एंटीबॉडी हम हमारे अंदर खुद बनेंगी उनको हम बोलेंगे ऑटो एंटीबॉडी, और जो किसी और के अंदर बनी होगी उसको बोलेंगे एलो। यही तो बोलते थे, ऑटोलॉगस ट्रांसप्लांट, एलोजेनिक ट्रांसप्लांट, मतलब दूसरे से, ह्यूमन वाली होगी बट दूसरे ह्यूमन से आई होगी। तो ब्लड ट्रांसफ्यूजन होता है ना, तो उसमें एंटीबॉडीज आ सकती है ना, और अगर इनकम्पेटेबल ब्लड होता है तो हिमोलिसिस हो जाती है कि नहीं हो जाती? हो जाती है। वो क्यों होती है? एलो एंटीबॉडीज़ की वजह से। क्योंकि हो सकता है हमारे में RH है या हमारे में A एंटीजन है, उसमें वही एंटीबॉडी भी आ गई, तो अब रिएक्शन हो जाएगा ना, एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन। जब रिएक्शन होगा तो हिमोलिसिस होगी, ऑब्वियस सी बात है। ठीक है, तो जो हम दूसरा क्या हो सकता है, जो हमारे अंदर ही ट्रू एंटीबॉडीज़ बन गई। तो एक्चुअली इसको अभी थोड़ी देर के लिए भूल जाइएगा, अब हम बताते हैं आपको कैसे इसको याद रखना है। अच्छा, हिमोलिटिक एनीमिया में दो चीज़ याद रखिए कि दो तरह से हिमोलिसिस हो सकती है। लिखिए लिखिए, दो मैकेनिज्म से हिमोलिसिस हो सकती है ना। नहीं, छापो नहीं, अभी बता रहे हैं, मतलब छापो नहीं। अच्छा देखिए, मान लीजिए आप रोड पे खड़े हैं, एक बाइक वाला आया, एक टेम्पो वाला आया, आपस में भिड़ गए, है ना, और आप बगल में खड़े थे और वो आके आप पे गिर गया, तो आप कैसे हुए? आप तो बाई स्टैंडर थे ना, बगल में खड़े थे, आप तो एक्टिवली पार्टिसिपेट भी नहीं कर रहे थे, है ना, और आप जो घायल हो गए। तो सेम कंडीशन हो सकती है ना। ऐसा हो सकता है कि एक ड्रग हो, उसके अगेंस्ट एंटीबॉडी बने, और ये ड्रग इस एंटीबॉडी से रिएक्ट कर रही हो, उसमें आरबीसी फंस जाए। ऐसा एक आध दवाइयों के साथ होता है, जैसे आप लोगों ने सुना होगा पेनिसिलिन, या मतलब अभी इसको हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। ड्रग इंड्यूस ऑटो इम्यून हिमोलिटिक एनीमिया इज अ सेपरेट टॉपिक, बट उसको हम लोग पढ़ेंगे। अच्छा, दूसरा क्या हो सकता है कि वो बाइक वाला टारगेट करके आप में भिड़ाया हो, यानी वो आपके लिए एंटीबॉडी, यानी ट्रू एंटीजन बना, एंटीजन के अगेंस्ट कोई मॉलिक्यूल एंटीबॉडी सिंथेसाइज हुई हो शरीर में, यानी ट्रू एंटीबॉडी, यानी ट्रू एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन। और यही सबसेट है जिसको हम क्या बोलते हैं? ऑटो इम्यून हिमोलिटिक एनीमिया, क्योंकि ये ऑटो के अगेंस्ट इम्यूनिटी हो रहा है। अच्छा, ऑटो इम्यून हिमोलिटिक एनीमिया के बारे में ना दो पॉइंट्स याद रखिए। एक तो ये पेशेंट ना बहुत सिक होता है, ये फटाफट डेवलप होती है। पेशेंट का हीमोग्लोबिन होगा 12, 2 दिन के अंदर हो जाएगा 3। सीवियर हिमोलिसिस होती है इसमें, और इन स्पाइट ऑफ बेस्ट पॉसिबल ट्रीटमेंट अप टू 10% मोर्टेलिटी है। अप टू 10% बहुत ज़्यादा मोर्टेलिटी होती है। 10 का मतलब 100 केस अगर आपके पास रिपोर्ट किए तो उसमें से 10 एक्सपायर हो जाएंगे, ये ज़्यादा नहीं है, यानी हर 10 में से एक आदमी मरेगा। इट इज़ बिग मॉर्टल, मतलब बहुत ज़्यादा मोर्टेलिटी है, बहुत हाई मोर्टेलिटी है, दैट इन स्पाइट ऑफ बेस्ट पॉसिबल ट्रीटमेंट। तो बहुत सीरियस सिक मतलब होगा ऐसा मरीज। ओके, एनीवे, अच्छा चलिए थोड़ा क्लासिफिकेशन ये लिखिएगा नहीं, ये हैरिसन का टेबल है, बट इसको कैसे याद करना है मैं बताता हूँ। देखिए, दो तरह की हमारे पास हिमोलिटिक ये ऑटो इम्यून हिमोलिटिक एनीमिया को हम दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। तो हेडिंग डालिए क्लासिफिकेशन, और इसको कैसे लिखना है मैं बताता हूँ। ये ऐसा है कि अगर ये टेबल आपको ठीक से थोड़ा सा आइडिया है बस टेबल का, तो बहुत सारे एमसीक्यू आपके निकल जाएंगे, क्योंकि घूम फिर के यही पूछते हैं कि बताए भाई ये 4 वायरस का नाम दे देंगे, बोलेंगे इसमें कौन सा
IgM होगा या कोल्ड होगा या IgG होगा या हॉट होगा, नहीं। तो इसको दो पार्ट में डिवाइड कर लीजिए कि ऑटो इम्यून हिमोलिटिक एनीमिया कैन बी डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट। फर्स्ट हो सकता है कोल्ड और दूसरा हो सकता है वार्म, ठीक, वार्म एंड कोल्ड। अच्छा, तो जो वार्म होता है ना, अभी लिखिएगा नहीं, मैं बताता हूँ। जो वार्म होता है वो मोस्टली, वार्म को अगर हम थोड़ा सा स्लैश करके लिखें, थोड़ा और डिग्री बढ़ाएं तो हॉट बोल सकते हैं, नहीं, वो होता है IgG, ठीक, अभी बताता हूँ, ठीक है। अच्छा, हॉट का मतलब क्या है? बॉडी टेम्परेचर, ऐसा नहीं 100 डिग्री। और कोल्ड का क्या मतलब है? बिलो बॉडी टेम्परेचर, ठीक है। तो अब कोई भी पैथोलॉजी होती है, कोई भी डिजीज़ होता है, ये स्पेक्ट्रम ऑफ डिजीज़ है ना, इसमें बहुत सारी चीज़ें इंक्लूड हो सकती हैं, क्योंकि हम एक जनरल टॉपिक पढ़ रहे हैं। तो जब काज नहीं मिल पाता तो हम उसको बोलते हैं इडियोपैथिक। और इडियोपैथिक या प्राइमरी का हमेशा एक ही मतलब होता है कि वी आर नॉट इंटेलिजेंट इनफ टू फाइंड द कॉज। क्योंकि थोड़ी देर आज का इडियोपैथिक, कल का इटियोलॉजी मिलना है, मतलब मिलेगा। बहुत सारा रोग ऐसा हो गया ना, जब पता चलता है शुरू में कुछ नहीं है, फिर बाद में पता चलता है अरे ये तो इतने सारे जेनेटिक कॉजेज हैं इसके। तो प्राइमरी हो सकता है, और प्राइमरी के दो नाम हम याद रखेंगे। एक जो ऑटो इम्यून हिमोलिटिक एनीमिया सिर्फ बोला जाए तो इसका मतलब होता है वार्म, समझ गए। तो अगर AIHA पे 60 नोट आए तो आप पूरा लिखेंगे इम्यून हिमोलिटिक एनीमिया है, लेकिन ऑटो इम्यून अगर खाली कोई बोलता है तो उसका मतलब होता है इडियोपैथिक की बात कर रहा है वो, और वार्म एंटी बॉडी का बात कर रहा है, ठीक है। अच्छा, दूसरे जो कोल्ड पे हो रहा है उसको हम बोलते हैं CAD। CAD का मतलब है कोल्ड एग्लूटिनिन डिजीज, मतलब ये कोल्ड पे रिएक्ट करती होगी। अच्छा, हमारे शरीर का कौन सा पार्ट कोल्ड होता है? पेरिफेरीज। तो ऐसा होता होगा कि इसमें क्या होता होगा पैथोफिजियोलॉजी में, कि जो एंटीबॉडी है वो RBC से कब रिएक्शन करती होगी? जब कोल्ड का एक्सपोजर होता होगा। तो कोल्ड टिप पे यहाँ पे अटैच हो जाती होगी, जब ये यहाँ से अंदर जाता होगा तो वहाँ पे जाके फिक्स कर देता होगा, या तो कॉम्प्लीमेंट या फिर स्प्लीन में जाके एक्स्ट्रा वेस्कुलर हिमोलिसिस हो जाता है, यही तो होता होगा। तो जो प्राइमरी डिजीज है इसका ये नाम है। अब प्राइमरी तो समझ में आ गया, अब सेकेंडरी याद कर लीजिए। तो सेकेंडरी में ना ऐसा साइड में ऐसे आप लोग लिख रहे होंगे, तो ऐसे सेकेंडरी लिख दीजिए, और उसमें ये ऐसे टेबल मत बनाइएगा, इसको हम अपने हिसाब से रीस्ट्रक्चर कर रहे हैं टेबल को। तो फर्स्ट में लिखिए, जैसे ऐसे बीच में लिख दीजिए सेकेंडरी, उसके ऊपर ऐसे करके लिखिए यहाँ पे वायरल, वायरस। अच्छा, तो जो वार्म है वो HIV है, ये याद रहेगा। वार्म जो है वो HIV में है, बाकी कोल्ड में एप्स्टीन वायरस है, CMV है, तो EBV CMV याद रहेगा। अच्छा, एप्स्टीन वायरस को हम लोग कैसे याद करते हैं? जब हम लोग कुछ और जब हम लोग WBC पढ़ना शुरू करेंगे ना, तो वहाँ पढ़ेंगे कि जो बहुत सारे ब्लड कैंसर्स होते हैं ना, उनमें एप्स्टीन वायरस का अच्छा खासा रोल है। पढ़ेंगे ना अभी हॉजकिंस, नॉन हॉजकिंस, बहुत सारा चीज़ पढ़ेंगे, अभी तो बहुत सारा बाकी है। और CMV कैसे याद रहेगा? CMV कैसे याद रहेगा कि कोल्ड में है कि हॉट में है? तो यस, तो CAD से CMV याद रहेगा। वेरी गुड। तो पहला वायरल हो गया, एक जगह खाली सेकेंडरी लिखिएगा। अब दूसरा लिखिए अदर इन्फेक्शन में। अच्छा, अब माइकोप्लाज्मा में भी होता है, मतलब माइकोप्लाज्मा क्या होता है? एटिपिकल ऑर्गेनिज्म है। तो वायरस के नीचे एक माइकोप्लाज्मा में लिख दीजिए कोल्ड में, है ना। CMV से याद रखिएगा कि C मतलब कोल्ड, CMV, और M मतलब माइकोप्लाज्मा। अगला HIV में तो आता है, नहीं आता ना, बस ठीक है, याद रहेगा। ठीक है, याद रहेगा ना। कैसे किया हम लोगों ने? CMV लिखा हम लोगों ने, तो C से तो कोल्ड से शुरू होता है, लेकिन अगला M भी एक है, माइकोप्लाज्मा भी इसके साथ है। कहने का मतलब वायरस के अलावा दूसरी बैक्टीरिया सिर्फ कोल्ड वाले में ही है। तो ये कभी आपको मतलब यही 4 ऑप्शन में घुमा फिरा के दे सकते हो। ऑल ऑफ एबव दे देंगे, कभी बोल देंगे EBV, CMV और माइकोप्लाज्मा और ऑल ऑफ एबव, तो पता चलेगा सब में कोल्ड है। अच्छा, वो चाहे कोल्ड की तरह पूछ देंगे, चाहे IgM पूछ देंगे। ओके, अच्छा, दूसरा आप करिए कि अच्छा देखिए, जो कोल्ड है वो जनरली कार्सिनोमा से एसोसिएटेड है। दो इसमें भी हैं कैंसर्स, बट ये लिम्फोमा और प्लाज्मा सेल डिसऑर्डर होता है, ये हम लोग पढ़ेंगे जब मल्टीपल माइलोमा पढ़ेंगे ना, तो पढ़ेंगे वाल्डनस्टॉर्म डिजीज पढ़ेंगे, जब मल्टीपल माइलोमा पढ़ेंगे तो वहाँ पे। तो ये लिम्फोमा और माइलोमा में हो सकता है, बट लिस्ट बहुत ज़्यादा वार्म की है।
सिस्टेमिक डिसऑर्डर्स जो हैं ऑटो इम्यून वाले ना, वो सब में वार्म वाली एंटीबॉडी मिलती है, इसीलिए वार्म कोल्ड से रिलेटिवली ज़्यादा कॉमन होता है ना। तो SLE हो गया, RA हो गया, बाकी और दूसरी मैलिग्नेंसीज, तो डिफरेंट मैलिग्नेंसीज। अच्छा, सब याद करने का ज़रूरत नहीं है, आप सिर्फ अदर मैलिग्नेंसीज ऐसे लिख लीजिए तो उतने से काम हो जाएगा। इसमें 2 ही लिस्ट है कि लिम्फोमा है और मल्टीपल माइलोमा है, तो बस वो 2 ही याद कर लीजिए तो वो काम हो जाएगा। अच्छा, नेक्स्ट लीजिए अब ड्रग। अब ड्रग इंड्यूस हीमोलिटिक एनीमिया 2 तरह से हो सकता है, या तो ड्रग डिपेंडेंट हो सकता है या ड्रग इंडिपेंडेंट हो सकता है। नहीं, ड्रग डिपेंडेंट में बताया ना क्या हुआ कि ड्रग के खिलाफ कुछ एंटीबॉडी बनी, ड्रग और एंटीबॉडी रिएक्शन करी और बीच में बेचारी RBC फंस गई, है ना। तो ये तभी तक तो पॉसिबल है जब तक ड्रग हो, दैट इज वाई इट इज नोन एज ड्रग डिपेंडेंट। मतलब जब ड्रग डिसकंटिन्यू कर देंगे तो ये रिवर्सिबल हो जाएगा, यही ना, इजी। ओके, सेकेंड हो सकती है, अच्छा इसका हम लोगों ने एग्जाम्पल याद कर लिया पेनिसिलिन, नहीं याद होगा तो कोई बात नहीं। अब नेक्स्ट है कि ड्रग इंडिपेंडेंट मैकेनिज्म हो सकती है। ड्रग इंडिपेंडेंट में क्या है कि एक बार ट्रिगर हो गया तो वो चलता रहेगा, ड्रग रहे चाहे ना रहे, और इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है मिथाइल डोपा। मिथाइल डोपा कहाँ की दवाई है भाई, थोड़ा बहुत देखिए फार्माकोलॉजी, ठीक, समझ गए। अच्छा, ये हमने इसलिए बनाया था कि अच्छा देखिए कैसे याद रहेगा कि IgM किस में है, IgG किस में है, हाई प्रेशर में। तो एक चीज़ याद रखिएगा, कहीं हमने किसी हमारे मास्टर ने पढ़ाया था, बोला था कि गर्ल्स आर हॉट एंड बॉयज़ आर कोल्ड, मतलब तो ऐसे याद रखिएगा कि गर्ल्स आर हॉट, तो जो हॉट है वो क्या है, गर्ल मतलब G है, तो G हॉट में आएगा, नहीं गर्ल मतलब हॉट, और लड़के ठंडे ही होते हैं, तो कोल्ड मतलब बॉयज़, मतलब कोल्ड मतलब दूसरी वाली। तो गर्ल्स आर हॉट से याद रहेगा ना, काम हो जाएगा कि जो हॉट या वार्म है वो कौन सी है, G है, तो दूसरी हम अपने आप हो जाएगी। इसका एक्सेप्शन है, वो दिखा जाएगा। तो हम लोग ऐसा करते हैं कि कई बार ऐसा आएगा कि बोल देंगे कि कुछ नहीं, कोई मास्टर पागल हो जाएगा तो बोलेगा कि जो वार्म एंटीबॉडी हीमोलिटिक एनीमिया है और जो कोल्ड एंटीबॉडी हीमोलिटिक एनीमिया है उसका डिफरेंस लिखिए। कुछ लोग कभी कभी होता है ना कि मतलब ऐसा तो नहीं होगा कि जैसे 15 क्वेश्चन आए तो 15 आंसर कर दीजिए तो 100 नंबर में 99 80 नंबर मिल जाए, वो तो खाली CBSE ICSE बोर्ड में होता है, मेडिसिन में तो नहीं पॉसिबल है, 60 नंबर आ जाए बहुत है। तो हम लोग थोड़ा डिफरेंस लिखने का कोशिश करते हैं, दो कुछ एडिशनल पॉइंट्स भी है इसमें, बट इसको ज़्यादा समझना लिखना नहीं है, बट सीधे सीधे ऐसे ही लिख लीजिए। तो कहाँ पे लिखेंगे, अलग से टेबल मत बनाइएगा, उसी के नीचे लिख लीजिएगा। तो एंटीबॉडी हमने लिख लिया, कौन सी, वार्म में कौन सी, जी, कोल्ड में कौन सी, और वो जो हम लोगों ने कोड वर्ड बनाया उसको लिख लीजिएगा, बार बार नहीं बोलेंगे। अच्छा, वार्म एंटीबॉडी मतलब हमारे बॉडी टेम्परेचर पे काम कर रही होगी 37 डिग्री, और जो कोल्ड होगी वो लेस देन 37 डिग्री लिख लीजिए, 4 से 30 लिखने का ज़रूरत नहीं है, लेस देन 37 डिग्री लिख दीजिए। अच्छा, जो वार्म एंटीबॉडी है ना वो सबसे ज़्यादा उसका स्पेक्ट्रम है, नहीं बहुत ज़्यादा डिजीज़ में पाई जा रही थी, तो ये ऐसा कोई एंटीजन होगा जो हम कॉमनली सुनते होंगे, नहीं तो वो RH एंटीजन के अगेंस्ट होती है, जो इसमें ऑटो एंटीबॉडीज़ होती हैं। और इसके अलावा होता था ना एक P एंटीजन, I एंटीजन, वो हम लोगों ने पढ़ा नहीं था, कुछ और माइनर प्रोटीन्स होती थी दूसरी जो RBC मेम्ब्रेन पे, तो उसमें एक I एंटीजन होता है, उसके अगेंस्ट जो होती है वो कोल्ड वाली IgM वाली एंटीबॉडी होती है। अच्छा, जनरली जो IgG होती है तो वो पता ही है कि मोनोमेरिक होती है ना, मोनोमेरिक मतलब खाली एक ही इसमें होता है, और इसमें 5 है, 1 2 3 4 5, तो ये वाली ना जल्दी क्लम्पिंग कर लेती है। और एक चीज़ और लिखिए, जो कोल्ड एंटीबॉडी होती है ना वो पेरिफ्री में RBC पे अटैच होती है, देन जब कोल्ड टेम्परेचर पे आती हैं, मतलब पेरिफ्री में मान लीजिए इधर 4 डिग्री टेम्परेचर है तो यहाँ आके उसके साथ चिपक गई, लेकिन जब वो कोर बॉडी टेम्परेचर पे आएंगी यानी वार्म पे आएंगी तब हीमोलिसिस कराएंगे, और जो वार्म एंटीबॉडी होती हैं वो चिपक गई उस पर, एग्लूटिनेट तो कर नहीं रही हैं, और जनरली ये क्या नहीं करती हैं, कॉम्प्लीमेंट फिक्सेशन। तो इसमें जो हीमोलिसिस होगी वो क्या होगी, प्रीडोमिनेंटली एक्स्ट्रावेस्कुलर हीमोलिसिस होगी, बट इंट्रावेस्कुलर भी हो सकती है। बट ये मत समझिएगा कि इंट्रावेस्कुलर हीमोलिसिस किसी भी तरह से, एक्स्ट्रावेस्कुलर हीमोलिसिस किसी भी तरह से इंट्रावेस्कुलर हीमोलिसिस से कम सीवियर नहीं है। सीवियरिटी इज डिपेंड अपॉन द हाउ मच एक्सटेंट RBC इज बीइंग डिस्ट्रॉयड, इररिस्पेक्टिव आपकी वेसल के अंदर हो रही है या एक्स्ट्रावेस्कुलर हो रही है। एक्स्ट्रावेस्कुलर का बस एक ही फायदा है आयरन के टर्म में, वो भी लॉन्ग स्टैंडिंग टर्म में नुकसान है, क्योंकि आयरन ओवरलोड सभी वाइटल ऑर्गन को, स्ट्रक्चर को
इफेक्ट करता है, नहीं? अच्छा, नेक्स्ट हम लोग, अब ये तो हम लोग का मोरलेस एक, अगर इतना भी आप लिख देते हैं और उसके बाद सब हम लोग का सोचा समझा खेल है। अब इसके बाद कुछ पढ़ना नहीं है, कुछ लिखना नहीं है। इम्यून हिमोलिटिक एनीमिया खत्म, क्योंकि हम सब पढ़ चुके हैं। अच्छा, पैथोफिजियोलॉजी में जरा बता दीजिए, इसको फोटो नहीं बनाइएगा। अभी हम लोगों ने पढ़ा ना कि एक आरबीसी होगी, उसके ऊपर क्या हो गई, अपने जिस एंटीजन के अगेंस्ट ऑटो एंटीबॉडी है वो कोट हो गई। अब अगर ये एंटीबॉडी कॉम्प्लीमेंट को फिक्स कर लेगी तो कौन सा मेम्ब्रेन अटैक, पीएनएच याद है ना, मैक C5 to 9, वो मेम्ब्रेन में घुस जाएगा और परमेबिलिटी बढ़ जाएगी और ब्रस्ट हो जाएगी। तो कैसा हिमोलिसिस होगा, इंट्रावेस्कुलर। ठीक है, अभी बताते हैं कैसे लिखना है इसको। अच्छा, जब ये कॉम्प्लीमेंट फिक्स नहीं करेंगी तो ये रेटिकुलर एंडोथेलियल सिस्टम यानी स्प्लीन में जाएंगी। वहाँ जो इनका FC से है, जो एक डोमेन है, वो क्या करेगा, वहाँ पे FC रिसेप्टर्स उनको जो टैग हो गई ना एक तरह से, तो वो वहाँ से अटैच हो जाएंगी, और अटैच होंगी तो इनगल्फ करके इनको लिसिस कर दिया जाएगा। तो ये लिसिस कहाँ होगा, रेटिकुलर एंडोथेलियल सिस्टम यानी स्प्लीन में। यानी कैसी हिमोलिसिस होगी, एक्स्ट्रा वेस्कुलर। ठीक है, तो लिख लीजिए आरबीसी कोटेड विद ऑटो एंटीबॉडी। ऐसा एक गोल सा आरबीसी बना के उस पर ऐसे ये वाला फोटो बना ही लीजिए। ठीक है, नहीं छापने की जरूरत नहीं है, बस ऐसा मतलब आरबीसी कोटेड विद एंटीबॉडी, एक ऐसा कुछ फोटो बना लीजिए। अब इधर एक ऐसे बनाइएगा इसको, मतलब ऐसे इसमें लिखा है ना, ऐसे नहीं बनाइएगा, ऐसा दो फैमिली ट्री टाइप बनाइए। तो एक तरफ लेफ्ट साइड या राइट साइड किसी एक तरफ लिखिए कोटेड कॉम्प्लीमेंट फिक्सेशन, फिक्सेस कॉम्प्लीमेंट डैश फॉर्मेशन ऑफ मेम्ब्रेन अटैक कॉम्प्लेक्स, आगे लिसिस ऑफ आरबीसी, वहां ब्रैकेट में लिखिए इंट्रावेस्कुलर हिमोलिसिस। और इंट्रावेस्कुलर हिमोलिसिस लिख दिए तो आगे हम लोगों ने फटाफट क्या क्या लिखा, इंट्रावेस्कुलर हिमोलिसिस होगी तो बिलिरुबिन बढ़ गया, हीमोग्लोबिन कम हो गया, हेपेटोग्लोबिन डिक्रीज और जीरो हो गया, यूरिन में आ गया हीमोग्लोबिन यूरिया। ठीक है, अब दूसरे वाले आर्म में आइए, लिखिए कि दिस कोटेड आरबीसी टू स्प्लीन, फिर अगला तीर बनाइए, लिखिए FC इज आइडेंटिफाइड बाई मैक्रोफेज, देन फैगोसाइटोसिस ऑफ आरबीसी, देन अगला लिसिस, और वहां पे लिखिए ब्रैकेट में एक्स्ट्रा वैस्कुलर हीमोलिसिस। एक्स्ट्रा वैस्कुलर हीमोलिसिस में क्या स्पेशल मिलेगा, बिलिरुबिन रिलेटिवली ज़्यादा बढ़ेगा और नो हीमोग्लोबिन्यूरिया, नहीं? तो ये हो गया पैथोफिजियोलॉजी। और ये मतलब कहीं भी घुसा सकते हो, मतलब किसी भी हिमोलिटिक एनीमिया में घुसा दीजिए, बस इम्यून नहीं लिखना है उसमें, मतलब इम्यून के लिए याद रखेंगे। अच्छा, क्लिनिकल फीचर तो हम लोग पढ़ चुके हैं, नहीं? हिमोलिटिक एनीमिया तो क्या क्लिनिकल फीचर होंगे बताइए। अच्छा, ये तो इम्यून हिमोलिटिक एनीमिया है, तो जैसे एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन होगा फटाफट मतलब हो जाएगा, यानी सीवियर होगा और रैपिड ऑनसेट होगा, नहीं? तो बस हम दो चीज़ याद करेंगे कि इट विल बी वेरी अब्रप्ट ऑनसेट एंड इट लीड्स टू द डिक्रीज इन द हीमोग्लोबिन टू सीवियर लेवल वेरी रैपिडली, और विद इन डेज में ये ऐसा हो जाएगा। इसके अलावा कुछ नहीं पढ़ना है। आप बताइए और क्लिनिकल फीचर क्या होंगे भाई, एक्स्ट्रा वेस्कुलर इंट्रावेस्कुलर हिमोलिसिस, तो क्या हो रहा है, हाइपर बिलिरुबिनीमिया हो रहा होगा, तो अनीमिया के सब क्लिनिकल फीचर आ जाएंगे। बिलिरुबिन बढ़ रहा होगा तो जॉन्डिस आ जाएगा, अगर इंट्रावेस्कुलर प्रीडोमिनेंटली हो रही तो यूरिन में येलो कलर यूरिन हो जाएगा। मतलब क्लिनिकल फीचर कैसे प्रेजेंट करेगा वैसा लिखना। अच्छा, एक्स्ट्रा वेस्कुलर हिमोलिसिस हो रही होगी तो स्प्लीन लिवर बढ़ जाएगा, नहीं? और क्या हो जाएगा, और बताइए। हाइपर बिलिरुबिनीमिया हो गया और बिलिरुबिन बढ़ गया। और अगर ऐसा बार बार होता रहेगा तो गॉलस्टोन हो जाएगा, नहीं? अच्छा, तो ये सब तो हम पढ़ ही चुके हैं ना ऑलरेडी, इसमें तो कुछ है ही नहीं है, कुछ लिखने का नहीं था स्लाइड में, तो मैंने ऐसे बना दिया। इंट्रावेस्कुलर एक्स्ट्रा वेस्कुलर के हिसाब से क्लिनिकल फीचर लिख लेंगे बस। मतलब एक चीज़ है, लैब फीचर्स तो कुछ करना ही नहीं है, वी आर ऑलरेडी नोइंग द लैब फीचर्स ऑफ हिमोलिटिक एनीमिया, वही तो मिलेंगे। तो क्या मिलेंगे भाई बताइए,
क्या मिलेंगे? अच्छा, एक चीज़ हमें करना पड़ेगा, कुम टेस्ट करना पड़ेगा। और कुम टेस्ट दो तरह का होता था, नहीं? डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। इनडायरेक्ट कहाँ होता था? इनडायरेक्ट प्रेगनेंसी में करते थे, RH इनकम्पेटिबिलिटी वाला, याद आया? यस। तो यहाँ हमें इनडायरेक्ट नहीं करना है। इनडायरेक्ट में हम किसका पता लगा देते हैं? एंटी बॉडी का, नहीं प्लाज्मा में। यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं कि एंटीबॉडी सरफेस पे है, उसके अगेंस्ट हमें पता लगाना है। अभी देखते हैं क्या होता है। अच्छा, कुम टेस्ट के बारे में थोड़ा सा ऐसे भौकाल देने के लिए, ये सबसे पहले ना, मतलब ये इन्हीं का नाम था इनका, कुम। कोई कुम्स थे, HLA BLA कुछ होंगे, मतलब आगे पीछे नाम होगा, बट ये बोलते हैं कि ये मेडिसिन का कुछ ही ऐसे टेस्ट है जिसको होने के बाद हम कहते हैं कि डेफिनेटली ये है। तो अगर किसी को कुम टेस्ट पॉजिटिव हो रहा है तो डायग्नोसिस ऑफ इम्यून हेमोलिटिक एनीमिया इज मेड। इट इज ओपन एंड शट केस। अगर डायरेक्ट कुम टेस्ट पॉजिटिव है तो इम्यून हेमोलिटिक एनीमिया डायग्नोसिस बन गई, अब इसके अलावा कुछ ज़रूरत नहीं है, ठीक है। बट प्रॉब्लम है एक दो इस टेस्ट के साथ। ये टेस्ट क्या है वो अभी बात करेंगे, लेकिन प्रॉब्लम क्या है? अच्छा ये बताइए, अगर RBC के ऊपर एंटीजन बहुत कम है तो डिटेक्ट नहीं कर पाएगा, नहीं? जैसे बोलते हैं कि एक स्टैंडर्ड कुम टेस्ट पॉजिटिव होने के लिए कम से कम 400 एंटीबॉडीज उसके ऊपर अटैच्ड होनी चाहिए, तभी पॉजिटिव होगा। लेकिन जैसे जैसे टाइम बढ़ता है तो क्या होता है, और ज़्यादा सेंसिटिविटी बढ़ती जाती है ना हर चीज़ की, क्योंकि हम लोग टेक्निकली एडवांस होते जाते हैं, नहीं? तो बोलते हैं कि कुछ नए एसेस हैं, अप टू 40 एंटीजन एंटीबॉडी, अगर उसमें एंटीबॉडी अटैच है तो भी वो डिटेक्ट कर लेते हैं। ये लिखने का जरूरत नहीं है, ये बस भोकाल के लिए कि मास्टर पढ़ता है, ठीक है? तो इसको लिखना नहीं है, जो फिर ये भूल जाएगा कि डायरेक्ट कुम टेस्ट किस में करते थे, फिर वो 440 ही याद रहेगा। अच्छा, तो कुछ ऐसा भी तो हो सकता है कि बहुत स्ट्रांग आपके पास जो एंटीजन हो वो बहुत स्ट्रांग हो, जो एंटीबॉडी हो बहुत स्ट्रांग हो, तो हो सकता है कि वो 2 एंटीबॉडी हो तब भी हिमोलिसिस करा दे। तो ऐसे कंडीशन में कुम्स तो निगेटिव आएगा, बट स्टिल ऑटो इम्यून हेमोलिटिक एनीमिया हो रहा होगा कि नहीं? ये सुनो, ये लगाओ, तो हो रहा होगा, तब उसको बोलेंगे कि नहीं बोलेंगे कि, तो उसको क्या बोलेंगे? कुम्स निगेटिव AIH है। ये स्पेशल केस है, मतलब ये मिलेगा नहीं हम लोगों को जनरली, है ना? बट स्टिल थोड़ा बहुत पता होना चाहिए। अब इसको DCT को करते कैसे? अच्छा, जो आदमी खोजता है उसी के नाम पे सब हो जाता है। तो इसमें एक रिएजेंट डालते हैं, उसका नाम होता है कुम्स रिएजेंट। उसमें डिफरेंट कुछ कंपोनेंट्स होते हैं, बट एनीवे, तो ये विकिपीडिया का वो है स्लाइड। तो ये आपने क्या कर लिया? अच्छा, ये पेशेंट का सैंपल है, इसमें एंटीजन के ऊपर एंटीबॉडी अटैच हो गई है ना? ये सैंपल है, इन्होंने निकाल लिया ना यहाँ से। अब इसमें एक रिएजेंट हमने डाल दिया, इसको कुम्स रिएजेंट बोलते हैं। ये एक्चुअली इसके अगेंस्ट, इस एंटीबॉडी के अगेंस्ट एंटीबॉडी होती है। ये बनाया जा सकता है ना भाई, एंटीबॉडी भी तो प्रोटीन है, तो वो भी तो एंटीजन की तरह काम कर सकती है दूसरे के लिए। तो हम लोग नहीं बनाते हैं, हम लोग मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज, कई बार वो एंटीबॉडी के अगेंस्ट एंटीबॉडी हम बना सकते हैं, तो वही होता है इसमें। तो वो क्या करेगा, जिस RBC के ऊपर एंटीबॉडी लगी होंगी उससे चिपक जाएगा, और जब ढेर सारी RBC एक दूसरे से चिपक जाएंगी तो क्लम्पिंग हो जाएगी, तो इसको बोलेंगे कि हम डायरेक्ट कुम टेस्ट पॉजिटिव है ना? तो कैसे करेंगे? तो इसको फ्लो चार्ट पे लिखिएगा, पेशेंट का सैंपल, पेशेंट सैंपल ब्रैकेट में लिखिए कंटेनिंग एंटीबॉडी कोटेड RBCs, ऑटो एंटीबॉडी कोटेड RBCs, ये पेशेंट का ब्लड है। अगर कोटेड नहीं लिखेंगे तो फिर उसका और वो, तो और ज़्यादा हम लोग वेरिएशन बना सकते हैं। एड फ्यू ml ऑफ कुम्स रिएजेंट डैश क्लम्पिंग, क्लम्पिंग हो गई तो इसका मतलब कुम्स पॉजिटिव है। इट इंडिकेट्स, जो ब्रैकेट में लिखे थे ना, ब्रैकेट में, इट इंडिकेट ऑटो एंटीबॉडीज अटैच टू RBC, ठीक है? तो यही है। अच्छा, अब लैब फीचर्स में एक चीज़ और बस बतानी है, उसके बाद सब हम लैब फीचर्स जानते हैं। एक चीज़ ये बतानी है, जब ये RBC जाएंगी स्प्लीन के अंदर से, तो छोटी छोटी जगहों से, गलियों से जाना पड़ेगा ना इसको। तो क्योंकि इसमें बहुत सारे अटैच हो गए ना, बहुत सारे इसमें कुछ ऐसे चीज़ अटैच हो गए हैं जो स्टिकी हो गए हैं, तो ये जाएगी तो क्या, मतलब समझने के लिए बस,
जाएगी तो इधर से थोड़ा नुच जाएगा, इधर से थोड़ा स्किन निकल जाएगी, इधर से निकल जाएगी, तो जब बाहर निकलेगी तो गोल हो चुकी होगी। नहीं, खुद से समझ में, अगर मेम्ब्रेन लॉस होती जाए, मेम्ब्रेन लॉस होती जाए तो क्या होगा, सरफेस वॉल्यूम रेशियो कम होता जाएगा। इसीलिए क्या होता है, किसी पत्थर नदी में तैरते मतलब भागता है तो टाइम के साथ उसका स्फीयर बनता जाता है ना वो, क्योंकि मिनिमम सरफेस वॉल्यूम रेशियो, याद करिए स्फीरोसाइटोसिस हम लोगों ने पूरा पढ़ा था। तो इसमें क्या होता है कि जब वो स्प्लीन से होकर निकलती हैं आरबीसीज तो उनका शेप राउंडेड हो जाता है ड्यू टू लॉस ऑफ सम ऑफ मेम्ब्रेन। तो उसकी वजह से कैसा, अगर पीवीएस में देखेंगे तो कैसा मिलेगा, स्फीरोसाइट्स मिलेंगे। अच्छा, स्फीरोसाइट्स तो एक जगह और मिलती थी, कहाँ पे, हेरिडिटरी स्फीरोसाइटोसिस रिलेटिवली कॉमन था, नहीं उसका कोई ऐसा खास घाटा नहीं होता था, बट स्टिल तो हेरिडिटरी स्फीरोसाइटोसिस में भी मिलता था और इसमें भी स्फीरोसाइट मिलेंगी। तो अगर हम डीसीटी लगा दें ऐसे मरीज को जिसको पेरिफेरल ब्लड स्फीयर में स्फीरोसाइट मिल रहा हो और डायरेक्ट कुम टेस्ट कर लें, अगर पॉजिटिव आएगा तो डायग्नोसिस AIH, निगेटिव आएगा तो डायग्नोसिस, और अगर स्फीरोसाइटोसिस को और कंफर्म करना है तो ऑस्मोटिक फैसिलिटी और कर लीजिए, सिंपल। ओके, तो ये एक चीज बस पीवीएस में याद रखिएगा कि स्फीरोसाइट्स मिलेंगे और कुम्स पॉजिटिव होगा, ये डायग्नोसिस बन गए। इसके अलावा बताइए, इसके अलावा कोई और अदर क्लिनिकल फीचर्स, इंट्रावेस्कुलर एक्स्ट्रावेस्कुलर हिमोलिसिस, एक्यूट प्लस क्रोनिक। तो इंट्रावेस्कुलर हिमोलिसिस के अपने फीचर्स हैं, बिलिरुबिन बढ़ गया, हीमोग्लोबिन कम हो गया, यूरिन में आ गया, नहीं हेपेटोग्लोबिन कम हो गया, ये सब तो होगा। तो ये सब हम लोग लिख लेंगे, ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, तो बार बार एक ही चीज़ करने का कोई मतलब नहीं है, किताब ही पढ़ेगी। ट्रीटमेंट के लिए बताइए, ये तो एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन है, और जहाँ एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन होता है वहाँ का क्या काम करता है, स्टेरॉइड, नहीं तो इसका ट्रीटमेंट कैसे करते होंगे, स्टेरॉइड से, नहीं। अच्छा, लेकिन स्टेरॉइड से पहले एक प्रॉब्लम है, स्टेरॉइड का काम करने में टाइम लगाएगा ना भाई। हीमोग्लोबिन तो 3 दिन में 12 से 3 पहुंच गया, उससे पहले पेशेंट रिक्वायर ब्लड ट्रांसफ्यूजन। तो ट्रीटमेंट में फर्स्ट थिंग लिखिए ब्लड ट्रांसफ्यूजन। अच्छा, अब ब्लड ट्रांसफ्यूजन के साथ एक कैच है। कैच क्या है ब्लड ट्रांसफ्यूजन के साथ, कैच क्या है? अच्छा, पेशेंट का खुद का हीमोग्लोबिन, खुद की आरबीसी तो टूट रही है, उसके अगेंस्ट भी एंटीजन एंटीबॉडी कुछ रिएक्शन चल रहा है ना कुछ। तो अगर ऐसे पेशेंट को मिसमैच ब्लड ट्रांसफ्यूज कर दे तो नहीं 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 नहीं, ऐसे मरीज में ही कर सकते हैं, कम से कम जिंदा तो रहेगा। बट बार बार करेंगे तब आगे प्रॉब्लम होगा, मतलब एलो एंटीबॉडीज और बन जाएंगी। बट स्टिल अगर इमरजेंसी में इफ द क्रॉस मैच ब्लड इज नॉट अवेलेबल, दीज पेशेंट कैन बी ट्रांसफ्यूज विद द नॉन मैच ब्लड आल्सो। क्यों? सस्टेन करना है ना, 4 दिन जिंदा तो रहेगा। हीमोग्लोबिन 3 है, तुम खून खोज रहे हो कि वो निगेटिव ले आए, तो मतलब नहीं मिल रहा है, तो फिर इसको मिसमैच ब्लड भी चढ़ा सकते हैं कभी इमरजेंसी में, बट इट शुड नॉट बी रूटीन प्रैक्टिस, नहीं, क्योंकि जो डिस्ट्रक्शन ऑफ नॉन मैच ब्लड इज नॉट मोर देन द ओन ब्लड। तो एटलीस्ट मीन वाइल जब तक ये स्टेरॉइड काम नहीं करेगा, पेशेंट विल रिमेन अलाइव। लेकिन यह मत लिख लीजिएगा कि ब्लड ट्रांसफ्यूजन शुड बी मिसमैच, ऐसा मत लिख देना कि मतलब है ना ब्लड ट्रांसफ्यूजन, बट मतलब वो के लिए याद रखिए कि क्लिनिकल प्रैक्टिस में कभी मिसमैच ब्लड भी इफ वेरी मच नीडेड कैन बी ट्रांसफ्यूज। मेडिकल ट्रीटमेंट में 1-2 रिजीम है, उसमें से एक ही रिजीम आप याद करिए, लिखिए प्रेडनिसोलोन। प्रेडनिसोलोन का डोज हमेशा कितना याद करते थे? प्रेडनिसोलोन कहाँ से याद रहेगा? पहले ये ऑटोइम्यून हेमोलिटिक एनीमिया में तो हम बार बार नहीं पढ़ते हैं, बट हम क्या पढ़ते हैं, 7th पैल्सी पढ़ते हैं बार बार, बेल्स पैल्सी खूब पढ़ते हैं और खूब याद करते हैं कि उसमें स्टेरॉइड देते हैं 1 mg/kg पर, तो सेम डोज इसमें भी लिखिए। तो प्रेडनिसोन या प्रेडनिसोलोन कितना, 1 mg/kg पर डे। 2 इसमें डोज और भी बढ़ाई जा सकती है, इसमें एक्चुअली जनरली 60 mg इज हाईएस्ट डोज टू बी गिवन इन एनी वे इसका प्रेडनिसोन का। बट आप लोग अगर बुक कभी सर्च करेंगे तो इसमें मिलेगा कि इसका डोज एक्चुअली हम लोग कभी कभी 2 mg/kg भी यूज़ करते हैं। 2 mg/kg का मतलब है कि 100 mg तक भी हम लोग दे सकते हैं। जनरली आप सिर्फ इतना लिखिए 1 mg/kg, 60 mg मैक्सिमम ये देना है। अच्छा, ये तो ओरली होता है,
तो कुछ IV का भी लिख देते हैं। कभी हो सकता है ना हमें रैपिड एक्शन चाहिए, तो हो सकता है हमें IV देना पड़े, तो IV के लिए क्या होता है, मिथाइल प्रेडनिसोलोन। इसका कंपेरेबल डोज कितना होता है, 0.8। इसका 1 है तो इसका 0.8 होगा, सिंपल है। ठीक है, ये याद करने की जरूरत नहीं है, प्रेडनिसोलोन याद कर लीजिए बस। अब दूसरा है रिटुक्सीमैब। रिटुक्सीमैब क्या होता है, CD20 मोनोक्लोनल एंटीबॉडी है ना ये, CD20। ओके, तो रिटुक्सीमैब इसमें यूज करते हैं। इसके भी बहुत सारे रिजीम है। रिटुक्सीमैब, अब बार बार नाम सुनेंगे आप लोग, ये सुनते रहेंगे जब तक हेमेटोलॉजी खत्म नहीं हो जाएगा, है ना। ये ऐसा मतलब वैसा टाइप का दवाई है, मतलब ब्रॉड टाइप का, हर जगह कहीं ना कहीं से घुसी आती है। तो रिटुक्सीमैब, अब इसके बहुत सारे डोज होते हैं, लाइक 375 मिलीग्राम पर मीटर स्क्वायर, ऐसा डोज होता है। कैंसर्स में जब हम यूज़ करेंगे तो बताएंगे। बट जनरली ये देखा गया कि जो इस वाले मतलब AIHA में जो यूज़ करते हैं जनरली लो डोज यूज़ करते हैं। तो 100 mg एवरी वीक सफिशियंट है इनिशियल 4 वीक्स के लिए। तो आप ऐसा मत लिखिए, आप लिखिए प्रेडनिसोलोन 1 mg पर kg पर डे प्लस माइनस रिटुक्सीमैब 100 mg पर वीक फॉर 4 वीक। याद नहीं रहेगा तो प्रेडनिसोलोन याद रहेगा ना, तो नंबर मिल जाएगा काम पर, कोई टेंशन नहीं। अच्छा, अब इससे जनरली इससे 70% पीपल रिस्पॉन्ड कर जाते हैं। उनमें हीमोग्लोबिन अब कैसे करेंगे, अच्छा बताइए। स्टेरॉइड शुरू कर दिया तो जीवन भर तो नहीं देंगे ना, साइड इफेक्ट्स हैं। तो एक बार हीमोग्लोबिन उसका 10 to 12 आ जाएगा तो उसको टैपर आउट करना शुरू करेंगे। और टैपर आउट करने का सबसे सही तरीका होता है, लिखिएगा नहीं, मैं बता दे रहा हूँ ऐसे, कि जब तक हायर डोज है तब तक हम 10 mg पर वीक टैपर कर सकते हैं। जैसे हम 60 mg दे रहे हैं ना, मतलब 50 mg मान लीजिए दे रहे हैं, तो हर वीक में 10 mg कम कर सकते हैं। लेकिन जब हम 20 mg पे पहुंच जाएंगे तो हर वीक 5 mg सिर्फ कम कर सकते हैं। और पेशेंट को मॉनिटर करते रहेंगे। मॉनिटर किस चीज़ से करेंगे भाई, हीमोग्लोबिन करेंगे, बिलरुबिन करेंगे, LDH करेंगे, नहीं हीमोलिसिस होकर रहा होगा ना LDH। ओके, तो अगर नॉन रिस्पॉन्डिंग है मेडिकल थेरेपी को, तो ऐसे केस को हम रिफ्रैक्टरी बोल सकते हैं, नहीं। और रिफ्रैक्टरी केसेस में एक मेजर प्लेस ऑफ हेमोलिसिस स्प्लीन, तो घूम फिर के वही हम निकालते हैं। और जब हम निकालते हैं तो उससे पहले क्या करते हैं, वैक्सीनेशन, नहीं। अच्छा, तो स्प्लीन से याद आया, मैंने एक क्वेश्चन पूछा था अभी। अच्छा चलिए, फिर से सिकल सेल एनीमिया में कब पूछा, मैंने क्वेश्चन पूछा था, बोला था कि अगली बार बताइएगा। बोला था कि हेरिडिटरी स्फीरोसाइटोसिस में तो आराम से स्प्लीन काट देते हैं, बट उसके लास्ट ग्रुप में जीरोसाइटोसिस में क्यों नहीं करते हैं। हाँ, चांसेस ऑफ थ्रोम्बोसिस इंक्रीजेज। तो वैसे इसमें भी बढ़ेगा, ऐसा नहीं है, जहाँ भी स्प्लीनेक्टमी करेंगे बढ़ेगा, बट उसमें देखा गया कि पेशेंट उसकी वजह से मर जाता है, तो फिर क्यों करना है, सब बेटर। अब दूसरा क्या कर सकते हैं, अब क्या कर सकते हैं, अच्छा जो पेशेंट का अपना बोन मैरो है ना, उसको कीमोथेरेपी और रेडियोथेरेपी कर दीजिए, मतलब उसका बोन मैरो मार दीजिए। अब 2 तरीके से इसको कर सकते हैं, इसको बोलते हैं माइलो एबेलेशन, मतलब एबेलेट कर दिया। अब उसका पेशेंट का ब्लड पहले हमने मतलब बोन मैरो पहले निकाल ली थी, फिर अब माइलो एबेलेशन करने के बाद इसको रीइंस्टीट्यूट कर दिया, है ना। तो इसको बोलते हैं ऑटोलॉगस हिमेटोपोइटिक स्टेम सेल ट्रांसप्लांटेशन। पहला लेक्चर हिमेटोलॉजी का जो बहुत पहले पढ़े थे, तो इसमें हम लोगों ने ये पढ़ा होगा। दूसरा क्या कर सकते हैं, उसका सिबलिंग है, उससे हम लोग स्टेम सेल चढ़ा सकते हैं। अच्छा, ऑटोलॉगस किस में पॉसिबल नहीं होता, अगर ये कैंसर होता, क्योंकि वो पॉसिबल नहीं है ना, क्योंकि वो फिर से वही ग्रो हो जाएगा, तो उसमें एलोजेनिक ही चाहिए। तो अगर और दूसरे केस में बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन क्या समझ गए। अब तो कुछ नहीं है, ये तो हो गया ट्रीटमेंट। तो याद हो गया ना कि एक इंट्रोडक्शन में कि सीवियर डिजीज होती है, 10% मॉर्टेलिटी होती है। दूसरा क्लासिफिकेशन एंड एटियोलॉजी, प्राइमरी सेकेंडरी, डिफरेंस याद कर लिया, पैथोफिजियोलॉजी याद कर ली, क्लिनिकल फीचर पहले से ही आता था, याद कर लिया, रैपिडली सीवियर डेवलप हो जाता है। लैब फाइंडिंग में कूम्स एंड स्पीरोसाइट, बाकी सब पहले से हमें आता था। और ट्रीटमेंट में स्टेरॉइड एंड ब्लड ट्रांसफ्यूजन। अगर इतना चीज़ 10 लाइन याद रहेगा तो काम हो जाएगा। अच्छा, अब एक चीज़ बच गया, एक चीज़ हम लोग को पढ़े थे, PNH, नहीं उसका क्या पूरा फॉर्म था, पैरोक्सिस्मल मतलब ऑन एंड ऑफ, नॉक्टर्नल मतलब रात में, हीमोग्लोबिन्यूरिया मतलब इंट्रावेस्कुलर हेमोलिसिस, यही ना, अगर अपोजिट जाए तो। अच्छा, इसका नाम है पैरोक्सिस्मल कोल्ड हीमोग्लोबिन्यूरिया, यानी पैरोक्सिज्म होगा यानी ऑन एंड ऑफ होगा, कोल्ड मतलब ये कोल्ड सेंसिटिव होगा, मतलब कोल्ड में होगा, नहीं यही तो। और हीमोग्लोबिन्यूरिया का क्या मतलब हुआ, इसमें इंट्रावेस्कुलर हेमोलिसिस। अच्छा, कोल्ड है तो एंटीबॉडी कौन सी होनी चाहिए थी, M, बट इसमें होती है IgG,
तो पीसीएच में आईजीजी होता है, मतलब एक एक्सेप्शन की तरह याद रखिए कि, लेकिन ऐसा नहीं कि मतलब यही याद रह जाए फिर कोल्ड में भी आईजीजी लगा दें, नहीं। तो वार्म में जी है, बट पैरोक्सिस्मल कोल्ड कभी कभी, छोड़ो ज़्यादा हो जाएगा। तो अगर कोल्ड है तो किस पे एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन हो रही होगी? कोल्ड में ना, मतलब बॉडी टेम्परेचर से कम। तो इसमें होता क्या है, ये पेरिफेरीज में एंटीजन एंटीबॉडी, जो एंटीबॉडी है वो आरबीसी के ऊपर जो एंटीजन है उसमें जाके बाइंड हो जाती है, और जब ये बॉडी टेम्परेचर पे जाता है तो हिमोलिसिस करा देता है, और ये कॉम्प्लीमेंट फिक्स करता है, मतलब पैराडॉक्स, क्योंकि ऐसा तो नहीं है कि नहीं आईजीजी एकदम कॉम्प्लीमेंट फिक्स ही नहीं करेगा, वो तो डिपेंड करता है ना। तो इसमें क्या होगा, अच्छा जो वार्म एंटीबॉडी ऑटोइम्यून ह्यूमिलिटिक एनीमिया था वो किसके अगेंस्ट था? आरएच एंटीजन का। जो कोल्ड था वो किसके था? आई। ये किसके है? पी। अच्छा इसका नाम भी है पीसीएच, है ना, आईसीएच तो नाम नहीं है ना, तो पीसीएच, तो इसमें पी के अगेंस्ट है ना। ओके, बस इसके लिए बस 2 पॉइंट, और क्लिनिकल फीचर में 2 पॉइंट याद रखिएगा कि ये जनरली चिल्ड्रंस में होता है, पहली चीज़, और दूसरी चीज़ सेल्फ लिमिटिंग होता है, और अपने आप सही हो जाता है। तो ट्रीटमेंट करने के लिए कोल्ड से अगर हम एक्सपोजर बचा लेंगे तो काम हो जाएगा ना भाई। कोल्ड से एक्सपोजर सेल्फ लिमिटिंग है, कोल्ड पे बाइंड करेगी तो कोल्ड से एक्सपोज ही मत होने दो। तो प्रिवेंशन के लिए कोल्ड का एक्सपोजर वो करना है, और जब अगर हिमोलिसिस हो गई तो आप ब्लड ट्रांसफ्यूजन करिए, फोलिक एसिड दीजिए, सब करिए, काम हो जाएगा। छाप क्या रहे हो? 3 चीज़ें लिखो ना भाई, बाकी सब तो लिखा ही हुआ है, बस लिखो पीसीएच लिखो फर्स्ट, आईजीजी कोल्ड मतलब लेस देन 37 डिग्री, इंट्रावेस्कुलर हिमोलिसिस, चिल्ड्रेन सेल्फ लिमिटिंग, अवॉइड एक्सपोजर टू कोल्ड, बस इतने में काम हो जाएगा।